आईफोन 15 प्लस से पहले मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स भी चलाया है और मुझे आईफोन पसंद भी है उनके कैमरास की वजह से। लेकिन आज तक मैं किसी भी आईफोन पर परमानेंटली स्विच नहीं कर पाई हूँ। मेरा प्राइमरी फ़ोन हमेशा से एंड्रॉयड ही रहा है और उसके कुछ रीजंस हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले है फीलिंग ट्रैप्ड। आईफोन बाय करते ही ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे मैं ट्रैप हो गई। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आईफोन के साथ एप्पल इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास कोई एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है तो मैं इसे इस फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर सकती। स्मार्ट वॉच यूज़ करने के लिए मुझे एप्पल की ही बाय करनी पड़ेगी जो कि बहुत महंगी पड़ती है। और ये फीलिंग सिर्फ स्मार्ट वॉच के लिए नहीं, ईयरबड्स हो, टैबलेट्स हो या फिर लैपटॉप, सबके लिए सेम है। मतलब आईफोन बाय करते ही ऐसा लगने लगता है जैसे अब तो सब कुछ एप्पल का ही बाय करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो कि सिर्फ फोन यूज करने पर भी सिर्फ नेगेटिव ही लगते हैं। और आज की डेट में एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सारे ही फीचर बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि बैक जेस्चर्स। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कुछ भी अगर हमने ओपन किया है तो वो फोन की दोनों साइड से बैक करके ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। इससे ऐप भी क्लोज हो जाता है और अगर ऐप के अंदर भी हमने कुछ अलग से ओपन किया है तो वो भी बैक जेस्चर से क्लोज हो जाता है। और यही बैक जेस्चर आईफोन में सिर्फ सिंगल साइडेड ही काम करता है, मतलब यहाँ लेफ्ट साइड से ही बैक कर सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड वाला बैक जेस्चर भी कुछ ऐप्स में तो काम ही नहीं करता। उसके लिए ऐप के अंदर ही लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है या फिर ऐप को परमानेंट क्लोज ही करना पड़ता है। प्रैक्टिकली मुझे ये बहुत बड़ी लिमिटेशन लगती है। इसी से रिलेटेड इसके नेविगेशन बटन भी हैं। एंड्रॉइड फोन में आज भी नेविगेशन बटन अवेलेबल है, जबकि एंड्रॉइड में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल ही नहीं है। मैंने आज भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि एंड्रॉइड फोन में सिर्फ नेविगेशन बटन ही यूज करते हैं नेविगेशन जेस्चर्स की जगह। दूसरा पॉइंट है आईफोन में रिफ्रेश रेट का। अगर किसी को आईफोन में हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो 1 लाख रुपए से ज्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे। नॉर्मल आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस में भी हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है। वहीं एंड्रॉइड फोन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट 20 से 25,000 रुपए वाले फोन में भी आने लगी है। और अगर आईफोन में देखें तो आईफोन 15 प्लस के लिए 90,000 रुपए देकर भी सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट ही झेलनी पड़ती है। मैं मानती हूँ कि iOS एक बहुत ही स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हाई रिफ्रेश रेट की थोड़ी कमी पूरी करता है, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्ले तो 60 हर्ट्ज पर ही काम करती है। और जो लोग एक बार 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले एंड्रॉइड फोन यूज कर लें तो फिर इजीली बता सकते हैं कि इस आईफोन में सिर्फ 60 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट है। और गेमर्स के लिए तो 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जहां कोई भी गेम 60 FPS की रिफ्रेश रेट से ऊपर खेल ही नहीं सकते। मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ वो लिमिटेशन से ही रिलेटेड है, तो आप ये ना समझे कि मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स क्यों नहीं बताए। पॉजिटिव पॉइंट से रिलेटेड फीचर मैं ऑलरेडी आईफोन के पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ वही लिमिटेशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं पर्सनली आईफोन यूज नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एयर ड्रॉप और एंड्रॉइड का क्विक शेयर। आज की डेट में हमारे देश में 90% से भी ज्यादा लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं। तो अगर 10 लोगों के ग्रुप की बात करें तो उसमें से लगभग एक ही आईफोन यूजर मिल पाएगा। और जब हम कोई भी डेटा ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो आईफोन यूजर के साथ डेटा शेयर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। क्विक शेयर एयर ड्रॉप का बड़ा भाई ही समझो आज की डेट में। ये एयर ड्रॉप से फास्ट काम करता है और ग्रुप के 9 लोग आसानी से एक दूसरे के साथ फाइल्स, फोटो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी हाई क्वालिटी में। वहीं अगर आईफोन यूजर के साथ डेटा ट्रांसफर करना चाहे तो व्हाट्सएप जैसे ऐप का यूज करना पड़ता है। और अगर आईफोन यूजर को एंड्रॉइड यूजर के साथ हाई क्वालिटी के फोटो शेयर करने हो तो एसएसडी या फिर पेन ड्राइव ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है फेस टाइम या फिर आई मैसेज। आईफोन का यूएसए में सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट फेस टाइम और आई मैसेज ही है। वहाँ 90% से ज्यादा एडल्ट्स आईफोन यूजर हैं और आपस में कम्युनिकेशन के लिए फेस टाइम या फिर आई मैसेज ही यूज करते हैं। बट हमारे देश में 2 आईफोन यूजर भी ज्यादातर फेस टाइम एंड आई मैसेज की जगह व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। और जैसा कि हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये फेस टाइम और आई मैसेज भी एक लिमिटेशन ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि मैसेज एंड वीडियो कॉल के लिए ज्यादातर लोग व्हाट्सएप जैसे ऐप ही यूज करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है यहाँ कि इंडिविजुअल ऐप के लिए ज्यादातर सेटिंग ऐप में ना होने की जगह मेन सेटिंग में जाकर ही चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कैमरा ऐप की ही बात करूं तो यहाँ अब तो एप्पल ने बहुत सी सेटिंग कैमरा ऐप में ही ऐड कर दी है,
लेकिन एंड्रॉयड ऐप की तरह यहाँ सारी सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मुझे HDR वीडियो फॉर्मेट ऑन या ऑफ करना है तो मुझे ये मेन सेटिंग में आकर ही करना पड़ेगा, इसे मैं कैमरा सेटिंग से नहीं कर सकती। उसी तरीके से फोटो का फॉर्मेट भी मैं इसी सेटिंग में आकर चेंज कर सकती हूँ। और सिर्फ कैमरा ही नहीं, यहाँ आई मैसेज, सफारी, फेस टाइम के लिए भी इसी मेन सेटिंग पेज पर ही आकर चेंज करना पड़ेगा। और अगर किसी ऐप के लिए कोई पर्टिकुलर सेटिंग भी चेंज करने की सोचो तो उसे उस ऐप से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए पहले मेन सेटिंग में आकर ही उसे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन छोटी है लेकिन कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, और वो है सारे ऐप्स को एक साथ क्लोज करना। iOS में रीसेंट ऐप को क्लोज करना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। यहाँ ओपन ऐप्स को एक एक करके ही क्लोज करना पड़ता है, जबकि एंड्रॉयड में हम एक साथ सारी ऐप्स को क्लोज कर सकते हैं। और ये एक एक ऐप को क्लोज करना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मुझे पर्सनली एक और सबसे बड़ी लिमिटेशन लगती है यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे हम इसे पॉज नहीं कर सकते और ना ही फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा में और बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हैं, जबकि ये चीज हम सैमसंग के फोन में इजीली कर सकते हैं। और ये पॉइंट मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगता है एंड्रॉयड फोन्स में। एक और पॉइंट, यहाँ एंड्रॉयड फोन की तरह पावर बटन से इस फोन को पावर ऑफ भी नहीं कर सकते। फोन को पावर ऑफ करने के लिए 2 बटन का एक साथ यूज करना पड़ता है। मतलब ये भी कितनी बड़ी लिमिटेशन है कि पावर ऑफ करने के लिए 2 बटन्स का यूज करना पड़ता है। इस फोन की एक और लिमिटेशन ऐसी है जो कि शायद कुछ लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वो लोग इस चीज से रिलेट करते हैं। हमारी इनकम चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर हम एक आईफोन बाय करते हैं तो ज्यादातर लोग आईफोन बाय करते ही ऐसे बोलने लगते हैं कि हम आईफोन बाय करके शो ऑफ कर रहे हैं। तो आईफोन की एक तरीके से नेगेटिव इमेज ही बन गई है कि इसे अपनी मेहनत के पैसे से बाय करना भी शो ऑफ ही लगता है लोगों को। और आजकल तो कुछ छापरी टाइप के लोग रील्स बना बना के भी आईफोन की वैल्यू कम करने में लगे हुए हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आईफोन 24 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI पर भी बेचा जाता है, जिससे ज्यादातर लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं और आईफोन बाय करके छापरी टाइप रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। शायद एप्पल ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया में आईफोन प्रोडक्टिविटी फोन की जगह एक छापरी टाइप फोन बन के रह जाएगा। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आईफोन के हर प्राइस पॉइंट पर एक बहुत अच्छा एंड्रॉयड फोन मिल जाता है। आईफोन 12 जो कि 4 साल पुराना हो चुका है, वो आज भी 40,000 पर मिल रहा है। और सैमसंग का S23 जो कि बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड फोन है, वो भी ऑफर में 40 से 45,000 तक मिल रहा है। और S23 सिर्फ आईफोन 12 को ही नहीं, आईफोन 13 एंड 14 को भी बहुत पीछे छोड़ता है। और जब इतना अच्छा एंड्रॉयड फोन सारे फीचर्स के साथ इतनी अच्छी प्राइस पर मिल रहा है तो फिर आईफोन ही क्यों बाय करें। वहीं अगर आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स की बात करें तो वो 1,30,000 की प्राइस पर मिलते हैं। और एंड्रॉयड में S24 अल्ट्रा भी ऑफर लगाकर 1,10,000 का आराम से मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छा स्मार्टफोन है आज की डेट में। मेरी तरफ से तो क्विक शेयर, बैक जेस्चर, शो ऑफ वाला टैग, मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे ही लिमिटेशंस हैं। और यही लिमिटेशन कहीं ना कहीं मुझे परमानेंटली आईफोन पर स्विच करने से रोक लेते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।